दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक साइंस फिक्शन फिल्म के बारे में जिसमें हमें बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूं 2002 में आई फिल्म माइनॉरिटी रिपोर्ट के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम, स्टीवन स्पीलबर्ग ने। इसमें मेन कैरेक्टर्स निभाए हैं टॉम क्रूज, कॉलिन फेरल, समंथा मॉर्टन और मैक्स वॉन साइडो ने। पहले मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताऊंगा, फिर बात करेंगे इसके कुछ सिंबोलिज्म्स और थीम्स के बारे में, और आखिर में इसकी पूरी एनालिसिस के साथ इसकी एंडिंग के बारे में बात करेंगे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज के बारे में जानकारी दूं जो शायद ही आपको कहीं और मिलें। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है फ्यूचर में। साल है 2054। यहाँ मर्डर्स को उनके होने से पहले ही रोका जा सकता है। ये सब हो पाया है प्री क्राइम पुलिस यूनिट की सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स की मदद से, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। प्री क्राइम यूनिट ये मर्डर्स रोकने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रीकॉग्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रीकॉग्स असल में 3 इंसान हैं जिनके पास प्रिकॉग्निशन की पावर है, जिससे वो क्राइम्स के होने से पहले ही उन्हें विजुअलाइज कर सकते हैं। इसमें 2 मेल ट्विंस हैं, आर्थर और डैशियल, और एक फीमेल है, एगथा। प्री क्राइम डिवीजन का हेड है जॉन एंडरटन। एंडरटन एक बहुत ही ज्यादा काबिल पुलिस वाला है जो अपने बेटे शॉन के 6 साल पहले गायब होने के बाद से ही ड्रग एडिक्शन में फंसा हुआ है और अपनी वाइफ लारा से अलग हो चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का डैनी विटवर प्री क्राइम यूनिट की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की ऑडिट करने आया है। डैनी प्रीकॉग्स को देखने की जिद करता है और जॉन इस बात के लिए मना कर देता है। फिर डैनी जॉन को वारंट दिखाता है और जॉन के पास उसे प्रीकॉग्स दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। वो डैनी को बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है कि इस सिस्टम में कोई कमी नहीं है, जिसपे जॉन कहता है, इफ देयर इज अ फ्लॉ इट्स ह्यूमन। फिर वो चला जाता है। इसके बाद जॉन एगथा की अटेंशन के लिए उसकी तरफ वेव करता है। वो उसे पकड़ लेती है और सीलिंग पे अपना विजन प्रोजेक्ट करते हुए पूछती है, कैन यू सी? उसमें एक औरत को डुबा के मारा जा रहा होता है। जॉन गिडियन के पास जाता है जो प्री क्राइम के वुड बी क्रिमिनल्स का पहरेदार है। वो उससे डूबती हुई व्हाइट वुमन के केस के बारे में पूछता है। कुछ रिकॉर्ड्स को देखते हुए उसे वो मिल जाता है जो उसे चाहिए था। फिर वो सिर्फ एगथा की डेटा स्ट्रीम चेक करता है। यहाँ प्रिजनर्स पॉड में लॉक्ड हैं और रूम में तैर रहे हैं। वो एक मर्डरर के ड्राउनिंग इंसिडेंट तक पहुंचते हैं और गिडियन बताता है कि इस मर्डरर ने एन लाइवली नाम की औरत को डुबाकर मार दिया था रोलैंड लेक में। उसकी कभी पहचान नहीं की गई क्योंकि उसने ऐसा करने से पहले अपनी आंखें ट्रांसप्लांट करवा ली थी, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पाई। जॉन उसकी इंफॉर्मेशन की चिप निकाल के लमार बर्गिस के पास ले जाता है। लमार चिप अपने पास रखता है और जॉन को समझाता है कि गवर्नमेंट प्री क्राइम पे नजर रख रही है और उसकी ये उदासी और ड्रग्स वाली आदतें ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं हैं। जॉन उसे अश्योर करता है कि कोई हमसे प्री क्राइम को नहीं छीन सकता। फिर प्रीकॉग्स एक नया प्रेडिक्शन जनरेट करते हैं जिसमें यह पता चलता है कि एंडरटन एक आदमी का मर्डर करने वाला है। एंडरटन के फ्यूचर मर्डर के विक्टिम को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। उसका नाम होता है लियो क्रो, एक आदमी जिसे वो जानता भी नहीं है, और ये क्राइम अगले 36 घंटों में होने वाला है। एंडरटन वहां से भाग जाता है। उसके भाग जाने की वजह से वो उस इंसान को ट्रैक कर पाता है जिसने प्रीकॉग टेक्नोलॉजी को बनाया था। वो है एक बूढ़ी बॉटनिस्ट साइंटिस्ट जिसका नाम है आयरिस हेनेमैन। उनकी बातचीत के दौरान हेनेमैन जॉन को बताती है कि रेयर ओकेजन्स पर 3 प्रीकॉग्स में से एक कोई ऐसा फ्यूचर क्राइम विजन एक्सपीरियंस कर सकता है जो बाकी 2 से अलग हो। इस यूनानिमिटी या एक मत होने वाली सिचुएशन में जब अंतर पैदा होता है तब उसे माइनॉरिटी रिपोर्ट कहा जाता है।
और इनमें से ज्यादातर रिपोर्ट्स एगाथा नाम की प्रीकॉग से ओरिजिनेट होती हैं, जो उन तीनों में सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। माइनॉरिटी रिपोर्ट्स के होने की बात को पब्लिक से छुपाकर रखा गया, क्योंकि अगर उन्हें यह पता चला तो प्री क्राइम सिस्टम की काबिलियत पर सवाल खड़े होने लगेंगे। एंडरटन समझ जाता है कि उसकी बेगुनाही साबित करने और उसके अरेस्ट को रोकने का इकलौता रास्ता यह है कि वो अपनी माइनॉरिटी रिपोर्ट को पब्लिक कर दे। अब फ्यूचर में सर्वेलेंस सिस्टम्स में इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो चुके हैं कि किसी के लिए भी प्राइवेसी बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है। लोग यहाँ अपनी आइरिस यानी आंख की पुतली से जाने जाते हैं। इसलिए जॉन को अपनी आइडेंटिटी को छुपाए रखने के लिए ब्लैक मार्केट जाके आई ट्रांसप्लांट करवाना होगा ताकि वो अंडरग्राउंड रह सके। वो यही करता है और एक अजीब ब्लैक मार्केट सर्जरी के बाद जॉन वहां से अपनी असली आंख उठाता है और वापस प्री क्राइम हेडक्वार्टर्स पहुंच जाता है। वो वहां अपनी असली आंख की मदद से एंट्री ले लेता है और एगाथा को किडनैप कर लेता है। अब इससे होता यह है कि प्रीकॉग एक्टिविटी में सिस्टम वाइड शटडाउन हो जाता है, क्योंकि सब कुछ इन तीनों प्रीकॉग्स के एक साथ काम करने पर ही निर्भर होता है। जॉन लियो क्रो के मर्डर वाली माइनॉरिटी रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए एगाथा के साथ एक हैकर से मिलता है, पर वो ये देखकर बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है कि ऐसी कोई रिपोर्ट असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। बजाय इसके एगाथा एंडरटन को फिर से वही इमेज दिखाती है जिसमें कुछ साल पहले एक हुडेड आदमी ने एक औरत को डुबाकर मार दिया था, जिसका नाम था एन लाइवली। जैसे जैसे जॉन के प्रोजेक्टेड मर्डर वाला घंटा नजदीक आता है, एंडरटन एगाथा को लियो क्रो के अपार्टमेंट ले आता है। वहां उसे अलग अलग बच्चों की फोटोग्राफ्स का एक कलेक्शन मिलता है, जिसमें उसका मिसिंग बेटा शॉन भी शामिल है। जब क्रो घर आता है, एंडरटन ये मान लेता है कि उसने ही उसके बेटे को किडनैप किया होगा और वो वही मर्डर करने की ओर बढ़ता है जिसे प्रीकॉग्स ने प्रेडिक्ट किया था। हालांकि जब एगाथा जॉन को इस बात के लिए मना लेती है कि उसके पास अपना फ्यूचर चेंज करने की पावर है, तो इस नैरेटिव से वो कॉन्शियस हो जाता है और वो क्रो को ना मारने का फैसला लेता है। क्रो आगे इस नैरेटिव को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है जब वो ये एक्सेप्ट करता है कि असल में वो एक चाइल्ड किलर है ही नहीं। इनफैक्ट उसे तो एंडरटन से मर्डर होने के लिए हायर किया गया था, जिसके बदले उसके परिवार को फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी जाएगी। खुद को मिले हुए इसी वादे को पूरा करने के लिए क्रो एंडरटन की गन लेता है और खुद को शूट कर लेता है। एंडरटन को अब भी खुद की जान के लिए भागना पड़ा और वो एगाथा को लेकर अपनी दूर हो चुकी वाइफ के घर चला जाता है, जो एक झील के पास रहती है। वहां के नज़ारे को एंजॉय करते हुए एंडरटन को पता चलता है कि वो ड्राउनिंग विक्टिम एन लाइवली असल में एगाथा की मां थी, जिसने ड्रग एडिक्शन के इन्फ्लुएंस में अपनी बेटी को प्री क्राइम प्रोग्राम के लिए बेच दिया था। जब उसने ड्रग्स का असर खत्म होने के बाद अपनी बेटी एगाथा को वापस पाने की कोशिश की तो उसे मार दिया गया। एंडरटन को पता चल जाता है कि उसे लियो क्रो के मर्डर के लिए फंसाया गया, क्योंकि उसे एन लाइवली और एगाथा के बीच के कनेक्शन के बारे में पता चल गया। अब यहाँ एंडरटन को ये नहीं पता होता कि डैनी विटवर भी क्रो के मर्डर को एग्जामिन करके उसकी डेथ में एंडरटन की इन्वॉल्वमेंट को लेकर इसी कंक्लूजन पर पहुंच चुका है। इस बात की इन्वेस्टिगेशन करते हुए कि कोई क्यों एंडरटन को एक मर्डर में फंसाना चाहता है, वो एन लाइवली के मर्डर की फुटेज को एग्जामिन करता है, जिससे यह पता चल जाता है कि उसे मारने की दो कोशिशें हुई हैं। पहली को प्री क्राइम ने रोक दिया था, पर दूसरी कुछ ही सेकंड बाद हुई और सक्सेसफुल भी रही, यानी इसे प्री क्राइम सिस्टम नहीं रोक पाया। जब विटवर इस बारे में डिपार्टमेंट डायरेक्टर लेमार बर्गेस को बताता है तो लेमार उसे एंडरटन की गन से शूट कर देता है। अब क्योंकि प्रीकॉग्स एगाथा की वजह से अभी भी ऑफलाइन थे, इसलिए ये मर्डर डिटेक्ट नहीं हो पाता। एंडरटन को एक ब्रेन डिवाइस पहनाया जाता है, जिससे वो गहरी नींद में चला जाता है और उसे क्रो और विटवर दोनों के मर्डर के लिए लेमार अरेस्ट करवा देता है। वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि लारा ने उसे पहले कॉल करके बताया था कि जॉन उसके साथ है। एगाथा प्रीकॉग टेम्पल में वापस आ जाती है और प्री क्राइम सिस्टम फिर से ऑनलाइन आ जाता है। लारा एंडरटन के अरेस्ट होने के बाद लेमार से मिलने जाती है। लारा को कंसोल करते वक्त लेमार अनजाने में यह खुलासा कर देता है
कि एगाथा की मां के मर्डर में नजर आने वाला हॉरिड फिगर वही है। ये एहसास होने के बाद कि लमार एक विलेनस मास्टरमाइंड है और वही इन सब चीज़ों के पीछे है, लारा एंडरटन को रिहा करवाने में कामयाब हो जाती है और फिर एंडरटन प्री क्राइम सेलिब्रेटरी डिनर के दौरान बैंक्वेट में एगाथा के विजन वाली लमार द्वारा लाइवली के मर्डर की फुल वीडियो प्ले कर देता है। प्री क्राइम में एक नई रिपोर्ट जनरेट होती है जिसमें लमार एंडरटन को मारेगा। एंडरटन से कन्फ्रंटेशन के दौरान लमार ये मान लेता है कि प्री क्राइम एगाथा के बिना फंक्शन नहीं कर सकता। उसने लाइवली को मारने के लिए सब कुछ पहले से अरेंज किया था, क्योंकि उसे लगा था कि ये मर्डर प्री क्राइम में एक एको की तरह नजर आएगा और इग्नोर हो जाएगा। एंडरटन अब उस डिलेमा की तरफ उसका ध्यान ले जाता है जो लमार के सामने है। वो एंडरटन को मार सकता है और अपनी जिंदगी खराब करके प्री क्राइम को सही साबित कर सकता है, या फिर वो एंडरटन को छोड़ सकता है और प्रोग्राम को डिस्क्रेडिटेड साबित करके इसे बंद करवा सकता है। एंडरटन जो फ्लॉ इस सिस्टम में नोट करता है वो ये है कि लोग अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं जब वो उसके बारे में अवेयर हो जाते हैं। लमार खुद को गोली मार के सुसाइड कर लेता है। बाद में प्री क्राइम सिस्टम बंद हो जाता है, सभी कैदियों को माफी देकर रिहा कर दिया जाता है। हालांकि बहुत से फिर भी सालों तक पुलिस वालों के सर्वेलेंस में रहते हैं। एंडरटन और लारा फिर से साथ आ जाते हैं और अपने नए बच्चे के पैदा होने की तैयारी करते हैं और प्रीकॉक्स को दूर किसी अनजान लोकेशन पे उनको जिंदगी शांति से जीने के लिए भेज दिया जाता है और फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इसके दो सिंबॉलिज्म्स के बारे में, जिसमें पहला है द गोल्डन गन। एंड के करीब डायरेक्टर ऑफ प्री क्राइम लेमार के ऑनर में दिए गए डिनर के दौरान उसे एक गोल्डन रिवॉल्वर प्रेजेंट में दी जाती है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि इस तरह की गन सिविल वॉर जनरल्स को दी जाती थी और ये पीस यानी शांति को रिप्रेजेंट करती है। अगर इसे भी उसी तरह देखा जाए तो ये रिवॉल्वर उस पीस का ही सिंबल है जो प्री क्राइम वॉशिंगटन डीसी में लेकर आई है। यानी अब यहाँ कोई मर्डर नहीं होगा। जब जॉन सभी गेस्ट्स के सामने सच्चाई का खुलासा करते हुए बताता है कि एन लाइवली का मर्डर लेमार नहीं किया है, तो लेमार उसी गन के साथ जॉन को ढूंढने निकल पड़ता है और फिर यही पीस का सिंबल डेथ का सिंबल बन जाता है। दूसरा सिंबल है आईज यानी आंखें। माइनॉरिटी रिपोर्ट में लोगों को उनकी आंखों से पहचाना जाता है। जब भी लोग किसी बिल्डिंग में एंटर करते हैं, एक मशीन उनकी पुतलियों को स्कैन करती है और उन्हें आइडेंटिफाई करती है। ये या तो प्रोफेशनल हो सकता है जिससे सिक्योरिटी मेंटेन की जा सकती है, या फिर ये कमर्शियल हो सकता है जो कि एक ज़्यादा टारगेटेड एडवर्टाइजिंग का तरीका है। जब लोग मॉल्स में चलते हैं तो सेल्स पीपल के होलोग्राम्स लोगों को उनके नाम से पुकारते हैं। इससे ये एक मोर टारगेटेड शॉपिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। जॉन ये सब अच्छी तरह जानता था और उसे ये पता था कि सबसे बचने के लिए उसे अपनी आंखें बदलवानी होंगी। इस तरह आंखें फिल्म में आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, पर ये उन तरीकों को भी रिप्रेजेंट करती हैं जिनसे फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी अपने सिटीजन्स पर नजर रखती है। दोस्तों, अब आते हैं इसकी थीम्स पर। पहली थीम है पास्ट। पास्ट इस फिल्म की बहुत ही अहम थीम है। जॉन अपनी पूरी प्रोफेशनल जिंदगी उन मर्डर्स को सॉल्व करने में लगा देता है जो फ्यूचर में होने वाले होते हैं। ये खुलासा होता है कि वो ऐसा पास्ट के साथ अपने ऑब्सेशन की वजह से कर रहा है। जब वो काम के बाद अपने घर जाता है तो वो ड्रग्स लेता है और अपने गायब हो चुके बेटे और अलग हो चुकी वाइफ की पुरानी होम वीडियोस देखता है। वो उनसे ऐसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है जैसे कि वही रियल लाइफ है। उसका पास्ट उसे हॉन्ट करता है। एगाथा से मिलने के बाद ही वो अपने पास्ट के इमोशनल एक्सपीरियंसेस का सामना कर पाता है। वो जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर देता है और खुद को अपनी ही पर्सनल हिस्ट्री के साथ ऑब्सेसिव रिलेशनशिप से आज़ाद कर लेता है। उसी की तरह एगाथा का पास्ट भी कोई खास नहीं था। वो भी हमेशा अपने साथ अपने पास्ट को लेकर जीती रही। उसकी माँ को मार दिया गया, उसे ज़बरदस्ती प्रीकॉक बनाया गया, पर आखिर में उसे भी अपने पास से आज़ादी मिल जाती है और वो शांति से अपनी ज़िंदगी बिताती है। दूसरी थीम है ट्रस्ट। एंडरटन प्री क्राइम डायरेक्टर लेमार बर्गेस के साथ काफ़ी क्लोज आ चुका था, बिल्कुल एक बेटे की तरह। वो उसे फॉलो करता है क्योंकि वो प्री क्राइम और इसकी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए उसे चेंज करने वाली कैपेसिटी में विश्वास रखता है।
फिल्म आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि वो लमार के असली रूप के बारे में नहीं जानता। वो नहीं जानता कि वो एक कातिल है और उसने इस ऑर्गेनाइजेशन की कमियों को सबसे छुपाया हुआ है। उस पर पूरी तरह भरोसा करके एंडरटन पूरी तरह खुद को ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम के लिए समर्पित कर देता है। पर जब वो खुद उस सिस्टम का शिकार बनता है तब उसे इस स्ट्रक्चर और उसके भरोसेमंद लोगों पर सवाल उठाना ही पड़ता है। जब उसे लमार की पूरी सच्चाई पता चल जाती है तब वो खुद को पब्लिक के सामने ले आता है, जिससे वो उस ट्रस्ट को चैलेंज करता है जो सोसाइटी को प्री क्राइम पर है। साथ ही साथ जैसे ही उसे लियो क्रो के मर्डर के लिए टारगेट किया जाता है तब वो वहां से भागता है, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करता है और किसी पे भरोसा नहीं करता। वो सिर्फ एक आदमी पे अपना भरोसा जताता है, जो है वो शेरी डॉक्टर जिसने उसका आई ट्रांसप्लांट किया। और उसे एनेस्थेटाइज्ड होने के बाद पता चलता है कि उसने इसी आदमी को सालों पहले बाल्टीमोर में अरेस्ट किया था। इसी से ये सवाल खड़ा होता है कि आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, फिर चाहे वो एक आदमी हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर सरकार ही क्यों ना हो। तीसरी थीम है कॉर्पोरेट ग्रीड। लमार आधी से ज्यादा फिल्म एक काइंड और उसूलों वाला लीडर लगता है, पर हमें पता चलता है कि उसने ही एगाथा की मां एन लाइवली को मारा बिना प्री क्राइम सिस्टम की नजर में आए, क्योंकि उसे मालूम था कि लाइवली की अपनी प्रीकॉक डॉटर से कनेक्ट होने की इच्छा इस पूरे प्री क्राइम सिस्टम को तबाह कर सकती है। जब एंडरटन को इस केस के मामले में ज्यादा से ज्यादा चीजें पता लगने लगती हैं तो वो उसे लियो क्रो के मर्डर में फंसा देता है ताकि वो जेल में बंद हो जाए और इधर उधर ताका झांकी ना कर सके। लमार हमें दिखाता है कि उसे सच्चाई से ज्यादा प्री क्राइम की लेगेसी और रेपुटेशन की चिंता है। वो प्री क्राइम का डायरेक्टर होने के नाते सिर्फ और सिर्फ अपनी लेगेसी की परवाह करता है और उसे उन लोगों की कोई चिंता नहीं है जो इस रास्ते में उसकी वजह से कितने ही बुरे दौर से गुजरते हैं। इस तरह ये फैक्ट इस फिल्म की मेजर थीम है कि कॉरपोरेशन लोगों से ज्यादा सिस्टम्स को प्रायोरिटी देते हैं। इसकी चौथी और सबसे अहम थीम है फेट वर्सेस फ्री विल। प्री क्राइम का प्रमाइस ये है कि ह्यूमन बींग्स के एक्शन को प्रेडिक्ट किया जा सकता है और हर एक्ट में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्री डिटर्मिनेशन होता है। अगर इसे समझें तो फ्री विल हमें किसी भ्रम या इल्यूजन की तरह लगती है और ये पता चलता है कि इंसान खुद अपनी किस्मत के विक्टिम्स हैं, जो अपनी इच्छा के मुताबिक अपने एक्शंस को कंट्रोल या मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक प्री क्राइम कॉप होने के नाते जॉन एंडरटन भी इसी फिलॉसफी में विश्वास रखता है। हालांकि जब उसे लियो क्रो के मर्डर में फंसाया जाता है तो वो उसकी सटीकता पर सवाल उठाने लगता है। वो किसी ऐसे इंसान को कैसे मार सकता है जिसे वो जानता तक नहीं है। जब वो क्रो से मिलता है तो उसे ऐसा विश्वास दिलाया जाता है कि उसी ने उसके बेटे को 6 साल पहले किडनैप किया और मार दिया था। एक पल के लिए एंडरटन भी अपनी किस्मत के हाथों मजबूर नजर आता है। उसमें हमें मर्डरस रेज नजर आती है, पर एगाथा उसे याद दिलाती है कि वो अपनी किस्मत का नैरेटिव जानता है। वो अगर चाहे तो इन चीजों को बदल सकता है। वो कहती है यू हैव अ चॉइस। वो फौरन अपने उस गुस्से से बाहर आ जाता है और अपने उस प्री डिटर्मिन्ड फेट को बदल देता है। इसी से फिल्म फ्री विल और फेट के बीच के रिश्ते को एग्जामिन करती है, ये दिखाते हुए कि कुछ चीजें पहले से निर्धारित हैं, पर इंसान फिर भी कुछ चीजों में अपनी चॉइस बना सकता है और यही चॉइसेस उनकी फ्री विल का सबूत हैं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं इसकी एंडिंग पर। एंडिंग आते आते हमें एगाथा का टैलेंट और अच्छी तरह समझ आता है। एज अ प्रीकॉक उसने ना सिर्फ जॉन को वो मिस्ट्री सुलझाने में मदद की, बल्कि उसने उसे और लारा को उनके बेटे शॉन के दुख से भी उबरने में मदद की। जब एन लाइवली के मर्डर के बारे में जानने के लिए वो घर की तरफ भागते हैं तो वो एगाथा को शॉन के पुराने रूम में पाते हैं, जहां उसे कुछ विजन्स नजर आ रहे हैं, जिससे वो उन्हें ये बता रही है कि बड़ा होके शॉन ऐसा बन सकता था। वो उन्हें समझाती है कि मौत किसी चीज का अंत नहीं है, लोग फिर भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं और शॉन उनकी जिंदगी में जो खुशियां लाया था वो उनके घर में आज भी मौजूद हैं। अगर इस तरह देखें तो एगाथा ना सिर्फ एक प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी है, बल्कि वो एक तरह की स्पिरिचुअल गाइड भी है, जो कि एक बुरे समाज में किसी एंजेलिक या होली प्रेजेंस की तरह लगती है। एगाथा के पास एक बायोग्राफी भी है और इस सेक्शन में वो खुलासा करती है कि उसकी खुद की जिंदगी
जॉन की जिंदगी से इतनी कॉमन है जितनी वो कभी सोच भी नहीं सकता। शॉन की तरह ही उसे उसकी माँ से दूर कर दिया गया और उसे प्रीकॉक बनने और एक आम इंसान जैसी जिंदगी ना जीने के लिए मजबूर किया गया। मौत से उसका खुद का रिश्ता बहुत ही ट्रॉमा से भरा हुआ था, इसलिए वो जॉन और लारा से सहानुभूति रखती है जिन्होंने इतनी जल्दी अपने बेटे को खो दिया। लेमार बर्गिस यहाँ बहुत ही टेरिफाइंग विलन था, क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं है कि वो किसी को भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है। उसके पिता जैसी खूबियां, सज्जनों जैसा बर्ताव और अपने अंदर दबी हुई इतनी क्रूरता को इतना बखूबी छुपा लेना, यही सब चीजें उसे और इफेक्टिव बनाती हैं। जब लारा जॉन के अरेस्ट होने के बाद उसके पास जाती है तो वो उससे बहुत ही सॉफ्ट टोन में बात करता है और उसे बताता है कि उसका पति कितना अच्छा आदमी था। फिर वो उससे एक फादर की तरह ही अपनी टाई बांधने को कहता है। उसका ये शांत स्वभाव ही उसे ज्यादा अत्याचारी बनाता है। अब इस ट्विस्ट को ये बात और भी ज्यादा शॉकिंग बनाती है कि हालांकि वायलेंस और मर्डर्स को रोकना प्री क्राइम यूनिट का काम है, पर इतनी बड़ी बात इतने लंबे समय तक वहां कैसे छुपी रही। ये विडंबना या आयरनी तब और भी ज्यादा प्रबल हो जाती है कि जब हम लमार को प्री क्राइम इवेंट में उसके ऑनर में एक गोल्डन रिवॉल्वर मिलते हुए देखते हैं। ये रिवॉल्वर आखिरकार ऐसे इंसान के हाथ में आई है जो बहुत ही खतरनाक काम कर चुका है, जैसे कि हमने डैनी विटवर का ब्रूटल मर्डर देखा। इसी के साथ फिल्म स्ट्रक्चरल वायलेंस और वो पावर्स जो उसे प्रोटेक्ट करती हैं उनके बारे में एक स्टेटमेंट हमारे सामने पेश करती है कि ये मर्डर उतना ही इविल है जितना एक ट्रेडिशनल मर्डर, बस इसे देख पाना थोड़ा मुश्किल है। 2.5 घंटे की नॉन स्टॉप फ्यूचरिस्टिक एस्थेटिक्स और हाईटेक साइंस फिक्शन सिनारियोस को देखने के बाद फिल्म नेचुरल वर्ल्ड के पार आकर खत्म होती है। जब लमार का एक्सपेरिमेंट फ्लॉड साबित हो जाता है तो पूरे प्री क्राइम डिपार्टमेंट का काम रोक दिया जाता है। हम देखते हैं कि जॉन और लारा साथ आ गए हैं और लारा प्रेग्नेंट है। साथ ही साथ प्रीकॉक्स को भी एक पर अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर एक ब्यूटीफुल वुडन वाटर साइड कॉटेज में घर मिल गया है, जहां उस फ्यूचरिस्टिक दुनिया का कोई नामो निशान नहीं है जिसमें उन्हें कैद किया गया था। कॉर्पोरेट इंटरेस्ट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ मिलने से इतनी सारी तबाही मिलने के बाद माइनॉरिटी रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि जिंदगी में सुकून और धीरज टेक्नोलॉजी, साइंस या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से नहीं आता। ये सिर्फ तभी आता है जब इंसान ऐसी चीजों से कनेक्ट करता है जो ह्यूमन हो और नेचुरल हो। इस फिल्म का हमें एंड में साइंस से हटकर नेचर के करीब ले आना, यही इस एंडिंग की खूबसूरती है। तो दोस्तों, ये था माइनॉरिटी रिपोर्ट का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको भी मूवी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।